यार ये जहादी खान नाम रखने से मैं ले नहीं लेता, ठीक है ना? ये मत समझा करें प्लीज़। नाम अपने सही रखा करें और कोई मुल्हिद इस तरह के नाम रख के आता है ना, मुझे गुस्सा चढ़ता है फिर कि मुझे धोखा क्यों दे रहे हो भाई? हेलो, हाँ जी, रैशनल अपोस्टेट। रैशनल अपोस्टेट के बाद कैट लवर की बारी है, ठीक है ना? हाँ। हाँ जी, रैशनल अपोस्टेट जी कैसे हैं आप? जी सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप जी कैसे हैं? जी सर, मैं भी ठीक। सर, वो पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करनी थी कि जो इसराइल, ईरान और अमेरिका का हो रहा है, उसमें पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है? क्योंकि जो सऊदी अरब का, जो पाकिस्तान में इतना डेट है और पाकिस्तान पे इतना कर्जा है दुनिया का, तो उस हवाले से सऊदी अरब पाकिस्तान को अब जो शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को बुलाकर उन्होंने बोला है कि आप इस जंग में आप हमारा दिफा करें या हमें प्रोटेक्ट करें। तो अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है या इस तरह की कोई गेम करता है, तो क्या रिपरकशंस होंगे या इसके क्या बावजूद होगी सिस्टम में? देखें, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो जब होंगी तो वहाँ से बात शुरू होगी। आप ना एक तो पहले अपना माइक थोड़ा-सा मुँह से दूर कर लें या कोई हैंड फ्री है जो थोड़ा कुछ शोर आ रहा है बीच में। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जंग में इन्वॉल्व होके लड़ाई का खतरा तब पैदा होगा जब अरब स्टेट्स की तरफ से ईरान को कोई जवाब दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है? और देखें, अरब स्टेट्स काफ़ी सारी हैं, सही है? और अगर इनमें से कोई एक भी जवाब दे देगा ना, तो फिर बाकी सब पे जवाब लाज़मी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फ़र्ज़ करें कि बहरीन या कतर या अबू धाबी या दुबई, ठीक है? एमिरेट्स वाले जो हैं, वो कोई जवाब दे दें, तो वो अपने साथ ही सऊदी अरब को भी घसीट लेंगे इस जंग में, ठीक है? और कोई भी जवाब नहीं दे रहा। और ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है, ठीक है ना? जो कि एक वजह तसल्ली भी है असल में कि जंग ज़्यादा फैलेगी नहीं। जिस दिन कोई जवाब दे देगा ना, फिर उस दिन से टिकिंग टाइम शुरू हो जाएगा कि भाई अब जो है ना, जवाब आ गया है, तो इसका मतलब है कि अरब लड़ने को तैयार हो गए हैं। और इसमें एक अरबों में ना एक आपस में इनकी एक कॉन्फ्रेंस है कि ये कतर जो है वो सऊदी अरब या बाकियों सब की इजाज़त के बगैर ईरान को जवाब नहीं देगा, ठीक है? तो इस वजह से जब जिस पॉइंट पे फ़र्ज़ करो कि कतर ने ईरान पे कुछ मिसाइल फायर कर दिए या कतर के जेट फाइटर्स ईरान पहुंच गए, उन्होंने जाके कुछ तबाही मचा दी, छोटी-मोटी हो चाहे, ठीक है? उस पॉइंट से आगे फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब जंग पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी, ठीक है? जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी ना, उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई इम्कान है। दूसरी बात ये है कि ये जो गए हैं ना, इसके बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ये क्यों गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान की चाइना के साथ एक हॉटलाइन है एस्टेब्लिश। पाकिस्तान हर चीज़ करता है चाइना से डिस्कस। तो ये चाइना और रशिया की आपस में हॉटलाइन है। तो एक प्रॉपर तरीके से बात हुई है। पाकिस्तान की भी हॉटलाइन है उसके साथ सऊदी अरब के साथ। मगर उस हॉटलाइन को बाईपास करते हुए ये खुद दोनों इन पर्सन मिलने गए हैं। जिसका मतलब ये है कि अभी वो करेगा सऊदीया भी जो कि चाइना और रशिया चाहते हैं, खास तौर पे जो चाइना चाहता है, ठीक है? तो सर, आप क्या मुझे नहीं समझते हैं लगता कि कि चाइना ये चाहता है कि सऊदी अरब वगैरह जो है ना वो ईरान पे हमला करें, क्योंकि देखें, एक तरफ से इसराइल ये फुल कोशिश कर रहा है कि ये हमला कर दें, ठीक है? दूसरी तरफ से चाइना फुल कोशिश कर रहा है इस टाइम और पाकिस्तान फुल कोशिश कर रहा है। इसमें तुर्की और इसके अंदर मिस्र भी शामिल है। वो फुल कोशिश कर रहे हैं कि अरब ना करें, और दूसरी बात ये है कि वो ईरान को समझाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ठीक है? तो सर ईरान ने भी माफ़ी भी माँगी और ईरान बार-बार ये कह देता है कि हमारा जी आपसे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है? अब ये जो तमाशा है ना, ये देखें, ये एक टग ऑफ वार है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है अरबों को, अरब बीच में गए हैं फँस, ठीक है? और अरबों को भी अब इस बात का पता है कि अब इस जंग के ख़त्म होने के बाद जो भी पावर बैलेंस बनेगा ना गल्फ़ में, वो पहले जैसा नहीं होगा। और ईरान अगर सर्वाइव कर गया पहले 15 दिन, तो इसका मतलब ये है कि ईरान का रोल होगा, ठीक है? तो अरब अब इस वक़्त फ़ैसला ये मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ये कर चुके हैं कि उन्होंने जंग नहीं करनी। वो पाकिस्तान से बार-बार बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान एक कम्युनिकेशन चैनल भी है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ईरानियों को भी कायल करता है ना, ठीक है?
और ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी पाकिस्तान अगर ईरानियों और इनके दरमियान जंग को रोक लेता है, ये एक मेरे ख्याल है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, इससे बड़ी डिप्लोमेटिक विन आज तक पाकिस्तान की हुई नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त कौन कौन चाहता है कि अरब जंग में ना कूदें। अमेरिका चाहता है सबसे पहले कि अरब जंग में ना कूदें, अमेरिका खुद चाहता है ये। और जो नहीं चाहता वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है, जो नहीं चाहता कि, वो चाहता है कि ये जंग में कूद जाए। ठीक है, अमेरिका भी नहीं चाहता, ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप ने इसराइल को ऑन ऑफिशियली इस बात पे मना किया कि आपने ईरान में किसी भी ऑयल इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं करना। ठीक है, तो जी वो जो है ना, वो अब जो तमाशा है ना, ये सारे का सारा, ये जो जिस तरह से आगे जाएगा ना, वो भी तो, वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी देखें। अब आप ये कह नहीं सकते कि अरब नहीं पड़ेंगे जंग में, पढ़ सकते हैं, मगर जो बैलेंस है ना पावर का, या जो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हो रहा है सब कुछ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये है। तो जो सबसे सबसे पहला साइन कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जंग में जाने लगे हैं ईरान के खिलाफ, वो ये होगा कि अरब ममालिक की तरफ से ईरान पे हमले शुरू हो गए। जिस पॉइंट पे वो हो जाएंगे ना शुरू, फिर हमें ये बिल्कुल पता होगा कि अब पाकिस्तान जंग में जाने का खतरा जो है वो बढ़ गया। जब तक वो नहीं जाते ना, तब तक ये बात नहीं है। और अपने तौर पे हर कोई इस बात को रोकने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जंग को लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, वो यही चाह रहा है कि ये जंग में किसी तरीके हमें फेस सेविंग मिल जाए। अब मुझे जो एक चीज लग रही है ना, जो अब हो सकता है वो ये है, क्योंकि 2,500 अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को मंगवाया गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि खार्ग आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया जाए। ठीक है, मुझे एक जो है ना बात लग रही है। अब असल में ये भी एक बड़ी रिस्की बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से इसको कब्जे में लेने के बाद शायद ईरानी और अमेरिकी टेबल पे बैठ के डिस्कशन के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक एग्जिट स्ट्रेटजी जो अमेरिका के लिए नजर आ रही है वो यही है कि खार्ग को कब्जे में ले लिया जाए, पैरा ट्रूपर्स उतारे जाएं और खार्ग को तबाह ना किया जाए, बस उसको कब्जे में ले लिया जाए। और उसके बाद ईरानियों को कहा जाए कि चलो भाई आ जाओ अब बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईरानी अभी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरानियों को कोई प्रॉपर कोई जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ तो यहाँ ईरानियों के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होंगे। और इधर एक बड़ी गलत बात है, वो ये है, गलत क्या मतलब खतरनाक बात है, ईरानियों के ऑब्जेक्टिव इतनी जल्दी अचीव नहीं होंगे, क्योंकि ईरानी ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन बेसिस खाली करो। ठीक है, जो मुझे लगता है इस पॉइंट पे ये बात हो चुकी है कि अमेरिका को अपनी बहुत सी बेसिस मिडिल ईस्ट से अब खाली करनी पड़ेंगी। मगर ये हो सकता है कि 5 या 10 साल प्रोजेक्ट हो। ठीक है, समझ गए? क्योंकि सारी बात है, अमेरिका भी इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेगा ना। तो ये ऐसा होगा कि फिर ये जंग खत्म हो जाती है अगर, तो फिर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, वो ये कहेंगे कि आप इधर से जाएं। और वो जाहिर बात है कि वो भी सिर्फ अमेरिका को कहने से कि आप इधर जाएं, अमेरिका चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका के वहां से निकलने का या ना निकलने का डिसीजन जो है वो ट्रंप गवर्नमेंट नहीं करेगी। वो जो भी अगला इलेक्शन जीतेगा ना, असल में वो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रंप ने जंग करने के बाद बेसिस भी खाली कर दी ना, तो ये ट्रंप के लिए 10 गुना बड़ी डिफीट होगी। अब ये सारी चीजें वो हैं जो कि असल में जो डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका में, वो तो सब जानते थे, मगर इस गवर्नमेंट का कसूर ये है कि वो उनकी बात सुन नहीं रही थी। पेंटागन अच्छे तरीके से जानता था कि ये सिनेरियो डेवलप होंगे। ठीक है, सीआईए अच्छे तरीके से जानती थी ये बात डेवलप होगी। और सबसे बढ़ के मुसाद अंडर 100% इस बात से अवेयर थी कि ये सिचुएशन डेवलप होगी। मगर वो ये सोच, असल में उनका प्लान कुछ और था ना। वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका फुल फ्लैज कोई 1 मिलियन सोल्जर्स के साथ ईरान पे अटैक कर दे। ठीक है, मगर अमेरिका के पास जितनी भी इंटेल है उसके मुताबिक बात ये है, ईरान को इन्वेड करना इतना आसान काम नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक टेरेन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं जिस तरफ लोग सोच रहे हैं इस वक्त। समझ आइए आपको बात? जी सर। जी सर, मेरा बुनियादी क्वेश्चन दूसरा था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक ज़मीनी सवाल पैदा होता है कि जिस तरह आपने फरमाया कि जजीरे पर जो बम्बार्डमेंट की गई है अमेरिका की तरफ से और अनक्लासिफाइड फुटेजेस रिलीज की गई है, तो इसके रिटेलिएशन में ईरान ने कहा था कि अगर कोई भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज पे हमला होता है तो हम मिडल ईस्ट की पावर सप्लाई को बंद कर देंगे।
तो सर इस हवाले से आप कोई रिटेलिएशन देखते हैं ईरान की मेरा जो तरफ से? ख्याल है ना, ईरान जो कह रहा है ना, वो वैसे नहीं करेगा कि जी वो सऊदी अरब की रिफाइनरियां उड़ा दे, वो करेगा। मेरे ख्याल में अक्लमंदी की बात जो मैं समझता हूँ, वो ये नहीं है कि आप सबके सबके ऑयल प्लेटफॉर्म्स और वेल्स तबाह कर दें, रिफाइनरियां उड़ा दें, ऑयल डिपोज को मारना शुरू कर दें। नहीं, ईरान का ये मकसद बड़े आसानी से भी अचीव हो सकता है। वो यही है कि वो गल्फ ऑफ हरमूज में माइंस बिछा दे और वो कहे अब बस कोई नहीं गुजरेगा। उसको कोई अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की जरूरत नहीं है असल में। समझ रहे हैं आप? अगर जी रैशनली सर। सोचा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये बातें, ये चीजें तबाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, असल में मेरा ख्याल है कि वो अरबों को इसलिए मार रहा है कि उनको एक बात का एहसास दिलाया जाए। एक तो वो अमेरिका पे प्रेशर डालें, दूसरी बात है इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आपको हमारे अगेंस्ट ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो कि बात आई थिंक कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, इससे ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इस जंग का आफ्टरमाथ निकलेगा क्या। देखें, मैं तो एक सिंपल बात कह रहा हूं कि यहां से अगर अमेरिका निकलेगा और इसराइल की ताकत कम होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो इस जगह को फेयरली डील करेगा? आई डोंट नो। कल को हो सकता है वो वही बदमाशी शुरू कर दे जो हम इसराइल के बारे में कहते हैं। ठीक, ये इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी, बड़ी दुनिया कह रही है कि ओ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मसला ये है कि जब एक ताकत निकलती है, तो पावर का वैक्यूम होता है, तो फिर उस वैक्यूम को फिल करने वाले आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी बाद में डिसाइड होगा कि क्या होगा। इस सारी सिचुएशन में दो तीन चीजें होनी हैं जो हमें नहीं पता कि उनका रिजल्ट क्या निकलेगा। मेरे ख्याल में तो एक सिंपल बात है कि अगर अमेरिका यहां से जाता है, तो मैं आज आपको एक प्रिडिक्शन अभी कर देता हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने की है, ये एक्सपर्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, और जारी बात है कि जब जंग में एक बात मेजर डिस्कस हो रही होती है, तो बहुत सी दूसरी बातें वो पसे पर्दा चली जाती हैं या बैकग्राउंड में चली जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होगा अगर इधर से अमेरिका जाता है और ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर बातों पर डील नहीं होती। ठीक है, फर्ज कर लें आप, एक तो मुझे ये अंदाजा है कि आयतुल्ला का जो बेटा आया अभी, ये मुज्तबा खामनाई जो है, मुझे जहां तक अंदाजा है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं कि उससे आगे क्या तमाशा शुरू होगा। मैं आपको बताता हूं, जब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा ना, तो सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, तुर्की न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, आपको कतर, ओमान, यूएई भी शायद न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हुए दिखाई दे। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला यमन भी हो सकता है। ठीक है, बहरीन भी हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला। फिर तुर्की के बाद यूनान हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाशा अब जो शुरू होना है ना, आपको अगले 10-15 साल में, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। आप सऊदियों से पाकिस्तान की रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए ना देखें कि पाकिस्तानी 1 लाख फौजी वहां डिप्यूट करेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान से अंदरों अंदर इन्होंने आराम से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लेनी। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने दे भी गई है तुर्की को और सऊदी अरेबिया को। तो पाकिस्तान ने, जब ये जिस तरह भी ट्रंप ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया है एक हिसाब का। ठीक है, असल में तो ये तमाशा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, इससे जो और बात है, फर्ज करेंगे मुज्तबा खामनाई नहीं बनाता न्यूक्लियर वेपन्स, अपने बाप की बात को कायम रखता है, सऊदी अरब, तुर्की और बाकी के ये कंट्रीज। तुर्की ने तो खैर, जब उस एक दौड़ चलेगी ना कि सब बना रहे होंगे, तो तुर्की तब बना लेगा। तुर्की को असल में उस तरह से चाहिए नहीं है। ठीक है, मगर मैं आपको बता रहा हूं अरबों ने इसके बगैर भी बना लेने हैं। तो ये अब ये एक तमाशा शुरू हो गया। ये आप देखिएगा, पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियराइज हो सकता है। ठीक है, मिस्र हो सकता है न्यूक्लियराइज। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से कौन कौन हो सकता है। और ये सुपर पावर्स के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे चाइना का रोल, अगर अमेरिका यहां से एग्जिट करता है, तो चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना फिर इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कैसे कंटेन करेगा, या जो भी इधर आएगा वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कैसे कंटेन करेगा। इसके फिर तरीके में फिर पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? कि फिर ऐसा हो सकता है कि चाइना ये कहे कि भाई, आप जो सारे के सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा पाकिस्तान।
समझ रहे हैं आप? जी सर। ये जी गेम सर, कहाँ की समझ गया। कहाँ जा सकती है, ये चाल कहीं से कहीं जा रही है। दूसरी बात है कि इस सारे सिनेरियो में इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान को यहाँ से यूएस के निकलने के बाद चाइना जो है वो एक की पोजीशन गल्फ में दिलवा देता है, तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान का असर रसूख दुनिया में इंडिया के बराबर आ जाएगा, अगर कम ना भी हुआ तो, ज़्यादा ना भी हुआ तो, ठीक? ये एक जी अजीब सर। किस्म की खिचड़ी पक रही है अभी सारी। मगर मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप ये मत समझें कि अमेरिका या इसराइल दूसरी तरफ से कमज़ोर हरीफ है, वो कोई कमज़ोर हरीफ नहीं है। ये स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स हुई हैं अभी अमेरिका से, सिर्फ बात ये है, ठीक है? अभी भी अमेरिका बाकी सबसे पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की गलतियां हैं जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं इस टाइम, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह कोई और होता और वो थोड़ी समझदारी से काम लेता, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। मगर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि इस सारी सिचुएशन में सबसे बड़ा लूजर जो है वो इसराइल बन सकता है, और इसराइल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसराइल का और पाकिस्तान अभी एक इस जंग में एक और भी बहुत बड़ी चीज है जो कि मुझे अभी तक इसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे अगर अमेरिका और इसराइल ये फैसला कर लें कि उन्होंने इसराइल पे अटैक, सॉरी, ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करना है, ठीक है? तो पाकिस्तान तो नहीं, मगर मुझे इस बात का 100% अंदाजा है कि इसराइल ये सोच सकता है कि उसने सिर्फ ईरान पे अटैक नहीं करना, उसने पाकिस्तान पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकने हैं। क्योंकि उसको फिर ये लग सकता है, क्योंकि उनके जहन में खतरा हो सकता है कि अगर किसी ब्रेकिंग पॉइंट पे न्यूक्लियर वार में बात पहुंची, तो कहीं ऐसा ही ना हो कि पाकिस्तानी हमें ईरान का जवाब पाकिस्तान से ना आ जाए। समझ रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान जी। में जो इस टाइम बैठे हुए हैं मिलिट्री के लोग और जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो इस एंगल को देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वॉर न्यूक्लियर हुई तो एक कंट्री जो कि बीच में ड्रैग हो सकता है वो पाकिस्तान है, ठीक है? तो और ये मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात भी है, क्योंकि मैं तो खुद इस बारे में सोच रहा हूँ कि यार कहीं कोई ऐसा मसला आ ही ना जाए, और क्या पाकिस्तान इस बात के लिए प्रिपेयर है, और पाकिस्तान का ध्यान इस टाइम अभी अफगानिस्तान के लिए लगा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ये भी सोच रहा हो, पता चले उधर से कोई 5 वॉर हेड्स वाला न्यूक्लियर रॉकेट आके पाकिस्तान में गिर जाए, और 5 वॉर हेड्स अगर गिर गए तो जाहिर बात है कि अच्छा खासा एरिया जो है वो हो सकता है। और जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान, खैर ये डूम्सडे सिनेरियो है, आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका कभी भी इजाजत देगा मेरे ख्याल में इसराइल को कि वो न्यूक्लियर अटैक करे। आई थिंक के वो तो फिर एक डूम्सडे सिनेरियो ही होगा। आई थिंक के ईरान पे न्यूक्लियर अटैक, मेरा जहां तक अंदाजा है, ईरान के बजाय इसराइल के बजाय अमेरिका की तरफ से लाइकली हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका कर देगा अटैक तो फिर अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मगर अगर सर, इसराइल ने किया जी तो सर। फिर जवाब आ जाएगा उसका कहीं ना कहीं से। सर, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्टिव एनालिसिस किया। सर, दूसरा बुनियादी क्वेश्चन था, इख्तिसार के साथ आपसे हेल्प करूँगा अगर आप इजाज़त देंगे। हाँ जी, हाँ कि जी, करें। किसी भी कौम को रीशेप करते हैं उसके लेजेंड्स, उसके हीरोज़, या जो उस कौम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जब पाकिस्तान में अब सोशल मीडिया का हर जगह दौर है, तो आप जब यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो हीरोज़ हैं या जो लेजेंड्स हैं, उनकी कोई तारीफ़ है, वो समझ में नहीं आती कि उनको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं और किसको हम किस कंटेंट को देखना चाहिए। क्योंकि जो लेजेंड्स हैं, वो तो बड़े वियर्ड हैं और वो कोई तालीमी बैकग्राउंड नहीं है और वो व्यूज़ आते हैं मिर्च मसाले लगा के। तो सर, इसमें आप सेलिब्रिटी की कोई तारीफ़ बताएँगे कि क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ना एक इंटेलेक्चुअल सर्कल है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत से सुपरस्टार्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और इन लोगों को तारीख बहुत अच्छे अल्फाज में लिखेगी, क्योंकि वो चाहे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने बोल पाएँ या ना बोल पाएँ, वो बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते, वो लोग पाकिस्तान की अवाम को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे नाम हैं आप जिनको अगर मैं समझूँ तो मेरी नज़र में वो सेलिब्रिटी हो सकते हैं। मैं सेलिब्रिटी नहीं, मैं उनको इंटेलेक्चुअल्स कहूँगा। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ कौन कहलाती हैं और कौन हैं, ठीक है? मैं अगर कुछ नाम ले दूँ तो वो हो सकता है जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं, ठीक है? मतलब वो एक बहुत ही वाइज़ और दूसरी बात है कि
उनकी बातों में कभी मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो किसी की साइड लें। वो एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा रैशनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, शहजाद गियास हैं, ठीक है, मैं उसको कहूँगा, क्या उसका नाम है यार, वो नौजवान जो है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल जाता है। फैसल बड़ाइच? फैसल बड़ाइच का जिक्र तो मैंने करना ही था। वो दूसरा जो है, क्या उसका नाम है यार, अपना सैयद मतलब, मुजम्मिल। नहीं नहीं सईद नहीं, मुजम्मिल। सैयद सईद मुजम्मिल, शाह। सैयद मुजम्मिल, शहजाद गियास, ये हो गए। कुछ और भी लोग हैं जो कि मेरी नज़र में नहीं है, मैं इतने औरों को फॉलो नहीं कर सकता, मगर ये बात याद रखिएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में उसका भी रोल है, ठीक है। गांधी साहब, सही है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में एक एनवेलप जो है ना, रैशनल, मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल सोच का एनवेलप है, उसे पुश कर रहे हैं, और तारीख इनको बड़े अच्छे अल्फाज में सबको याद करेगी, ठीक है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, ये अवामी लेवल पे अवाम के भले की बात करते हैं। और मुझे एटलीस्ट किसी से ये नज़र नहीं आता कि ये लोग जो है ना, वो कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन सब लोगों के मुंह से मैंने पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में, जुल्म के पिसे हुए लोगों के बारे में हमेशा एक हमदर्दी और अच्छी बात ही सुनी, ठीक है। और तो हाँ जी मोम, ब्लैक होल पे भी आप देखें वो आते हैं ब्लैक वो होल मैंने कभी, असल में एक अलमिया ये है कि मैंने ब्लैक होल को शुरू से कुछ खास फॉलो नहीं किया, मगर मुझे पता है कि ब्लैक होल का भी बहुत उस अच्छा रोल पे बड़े अच्छे ये जो है। हैं लीडर्स हैं उस पे आके बोलते भी हैं, एक आके बात करते हैं इन टॉपिक्स पे। आई थिंक सबने इन पे बात की हुई है, जिन जिन लोगों के नाम लिए उधर वो आके बात कर चुके हैं।